हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है जनसंख्या वृद्धि एवं सिद्धांत, अध्याय थर्ड। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो सबसे पहले प्रवास यानी माइग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर बात करें तो प्रवास किसे कहते हैं? मानव समुदाय के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को, रहने को प्रवास कहते हैं। प्रवास में लोगों के द्वारा कुछ दूरी को तय करना होता है। उनके आवास स्थान में परिवर्तन अनिवार्य है। इस प्रकार प्रवसन या देशांतरण से तात्पर्य मानव समूह या व्यक्तियों के भौगोलिक या स्थान संबंधी आवागमन से है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अगर बात करें तो प्रवास या जनसंख्या स्थानांतरण एक भौगोलिक क्रिया है जो दो भौगोलिक इकाइयों के बीच देखने को मिलती है। इसमें मानव अधिवास में अस्थायी परिवर्तन हो जाते हैं। यानी जो मानव का यानी किसी व्यक्ति का अगर ये स्थान है रहने का, ये जन्मभूमि है, तो किसी कारणवश अगर इस स्थान पर आकर रहता है तो इसको प्रवास कहते हैं। यानी कुछ दूरी को तय करना होता है और उसके जो आवास स्थान है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है। प्रवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के कुछ मत हैं। जैसे त्रिवार्था का जो मत है कि किसी स्थान की जनसंख्या में परिवर्तन के अध्ययन में जन्म और मृत्यु की तरह प्रवास भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गोसल का मत है प्रवास मात्र स्थान परिवर्तन ही नहीं बल्कि किसी क्षेत्र के स्थानीय तत्व तथा स्थानीय संबंधों को समझने का प्रमुख आधार भी है। बोक का मत है कि प्रवास सांस्कृतिक वितरण और सामाजिक एकता का यंत्र है जिसके द्वारा पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण अधिक तथ्यपरक हो जाता है। जेलेंस्की का मत है कि प्रवास जन्म और मृत्यु की तरह पूर्णतः जैविक घटना नहीं है बल्कि यह एक भौतिक और सामाजिक लेनदेन की प्रक्रिया है। प्रवास अस्थाई या अस्थाई दोनों प्रकार के हो सकता है। अस्थाई या जो अस्थाई मतलब कि प्रवास है, जैसे अस्थाई प्रवास वार्षिक भी हो सकता है, एक साल के लिए या एक मौसम के लिए या एक दिन के लिए हो सकता है। इसमें श्रम प्रधान कृषि मौसम में खेती की मांग की पूर्ति करने के लिए कृषि मजदूरों का स्थानांतरण होता है। तो जैसे मान के चलिए इस स्थान पे खेती के लिए अभी कुछ प्रवृत्ति नहीं बना हुआ है, लेकिन इस स्थान पर है, यहाँ पर या यहाँ पे बंजर भूमि है, कृषि कार्य बहुत कम होता है, तो यहाँ के लोग रोजगार के लिए इस जगह पे आ जाएंगे और रोजगार करेंगे। तो ये जो होता है प्रवास होता है। ठीक है। कामगारों को अपने अस्थायी घरों से कुछ वर्षों के लिए होने वाला आवधिक प्रवास भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, टुंड्रा के एस्किमो, घास के मैदानों के चलवासी या जो पशु चारक होते हैं, तो टुंड्रा के जो एस्किमो हैं, घास के मैदानों के चलवासी पशु चारक तथा हिमालय के गद्दी और बकरवाल मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं। ठीक है। रेटजेल प्रथम भूगोलवेता थे जिन्होंने प्रवास के प्रवृत्तियों का व्यापक रूप से अध्ययन किया। ग्रिफिथ टेलर ने किसने ग्रिफिथ टेलर ने प्रवास के कटिबंध स्तर सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए विभिन्न प्रजातियों के प्रवास की विवेचना की है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो जनगणना के समय अपने जन्म स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर गिना जाता है प्रवासी कहलाता है। प्रवास के संदर्भ में नियमों का निर्धारण सबसे पहले रेवेंस्टीन ने किया था। उनके अनुसार अधिकतर प्रवास कम दूरी के होते हैं। छोटी दूरी के प्रवास में स्त्रियों की अधिकता होती है, बहुलता होती है। देखिए, रायली ने प्रवास का याद रखिएगा, नाम क्या है? रायली ने प्रवास का गुरुत्व मॉडल दिया, ग्रेविटी मॉडल दिया, जिसके अनुसार दूरी का अधिक होना प्रवास को हतोत्साहित करता है। ई एस ली के अनुसार प्रवास दो स्थानों के मध्य आवागमन की क्रियाएं हैं। दो स्थल जो निम्नलिखित हैं, जैसे उद्भव स्थल और गंतव्य स्थल। यानी ये जन्म स्थल, ये प्रवास स्थल। यहां से यहां पर जाकर किसी कारणवश यानी कार्य करने के उद्देश्य से या किसी भी कारणवश अगर यहाँ पे व्यक्ति यहाँ से आकर यहाँ पे जाके रहने लगता है तो ये जो होता है प्रवास होता है। तो आवागमन की दो
स्थल हो सकते हैं। एक उद्भव स्थल जहां पर व्यक्ति का जन्म हुआ है, और दूसरा गंतव्य स्थल जो वहां से यानी जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है। उद्भव स्थल से प्रवास इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पर नकारात्मक कारकों का प्रभाव अधिक होता है। उन्हें इसे प्रतिकर्ष के कारक यानी पुश फैक्टर के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। मनुष्य समूह प्रतिकर्ष कारकों के कारण भी प्रवास करते हैं, जैसे इसमें आजीविका, आधुनिक सुविधाओं की कमी और भूखमरी। आजीविका के लिए, आधुनिक सुविधाओं के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, मनोरंजन आदि, या भूखमरी से बचने के लिए मनुष्य जो है प्रवास करते हैं। देखिए, माइकल टोडारो के अनुसार अगर बात करें तो बड़े नगरों की ओर प्रवास इसलिए अधिक होते हैं क्योंकि प्रवासियों को वहां पर रोजगार की अधिक संभावना दिखती है। जब ग्रामीण लोगों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो वे किसी नगर की ओर प्रवास करते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सार्वजनिक सुविधाओं के अभाव के कारण भी लोग गांव को छोड़कर नगरों में चले जाते हैं, नगरों में बसने लगते हैं। गांवों में सीमित संसाधनों के कारण सभी लोगों को जो है आजीविका नहीं मिलती है। जो लोग गांव में आजीविका प्राप्त नहीं कर पाते हैं उन्हें अधिशेष जनसंख्या कहते हैं। देखिए, उद्भव स्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों का अधिक होना वहां से प्रवास के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि अधिकतर प्रवासित होने वाली जो जनसंख्या है कार्यशील पुरुषों की होती है। इसी कारण उद्भव स्तर पर लिंगानुपात और निर्भरता अनुपात में तीव्र परिवर्तन होता है और विकास दर में कमी आती है। गंतव्य स्थलों के सकारात्मक कारकों का भी महत्वपूर्ण मतलब कि प्रभाव होता है। इसे आकर्षित करने वाले कारक या अपकर्ष यानी पुल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, नगरों में उद्योग, परिवहन और व्यापार तथा अन्य व्यवसायों में आजीविका के साधन अधिक होते हैं। वहां पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होती है, इसलिए नगर प्रवास करने वाली जनसंख्या को जो है आकर्षित करते हैं। लोग इन सुविधाओं को देखकर नगर की ओर जो है मतलब कि प्रवासित होने लगते हैं। गंतव्य स्थल में प्रवासियों के आगमन के कारण संसाधनों और आधारभूत संरचना पर जो है दबाव बढ़ जाता है। इससे वहां की भौतिक आधारभूत संरचना जैसे आवास, परिवहन, संचार, विद्युत आदि तथा सामाजिक आधारभूत संरचना जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल आदि दोनों की ही आपूर्ति जो है प्रभावित होने लगती है। मान लीजिए जो शहर में कुछ सीमित लोग हैं, लेकिन गांवों के लोग जो है आधुनिक सुविधाओं को देखकर मतलब कि बेरोजगारी के कारण रोजगार के संदर्भ में या रोजगार के व्यू से ये शहर में अगर जाकर बसने लगते हैं, शहर में जाकर रहने लगते हैं, तो वहाँ के जो संसाधन है जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पेयजल, विद्युत, संचार, आवास, परिवहन, इन सभी में जो है यहाँ की जनसंख्या जब यहाँ पर आ जाती है तो इनको भी ये सुविधाएं मिलने लगती है, जिसके कारण जो शहरीय क्षेत्र होते हैं वहां की जो मतलब कि आधारभूत जो संरचना है, भौतिक आधारभूत संरचना जो है या जो सामाजिक आधारभूत संरचना है, दोनों प्रभावित होने लगते हैं। देखिए, उद्भव स्थल से गंतव्य स्थल के बीच बाधाएं जितनी कम होगी, प्रवास उतना ही अधिक तीव्र और अस्थायी होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तिगत कारक भी होते हैं जो प्रवास को प्रेरित करते हैं। देखिए, प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारकों को प्रभावाधीन बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या नगर की ओर जो है प्रवास करती है। तो प्रवास के जो अपकर्ष या जो प्रतिकर्ष यानी अगर बात करें तो जो पुल फैक्टर है या पुश फैक्टर जो है, ये दोनों जो कारक हैं ये बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या जो है ये जो फैक्टर होते हैं ग्रामीण क्षेत्र से जनसंख्या को नगर की ओर क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, प्रवासित करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसमें नगरों में बड़ी संख्या में मलिन बस्तियों का प्रसार होता है। देखिए, प्रवासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जैसे याद रखिएगा न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिए जी.के. जिफ के द्वारा। जी.के. जिफ। गुरुत्व मॉडल का जो सिद्धांत है W.J. रेली के द्वारा। स्थानांतरण जो सिद्धांत है E.S. ली के द्वारा। और गतिशील संक्रमण मॉडल जो है जेलेंस्की के द्वारा। और स्पर्धात्मक स्थानांतरण जो मॉडल है स्टोफर के द्वारा। देखिए, उत्प्रवास तथा अप्रवास के बारे में अगर बात करें तो जब लोग मूल प्रदेश से अन्य प्रदेश में जाकर बसते हैं
अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में जाकर बसते हैं तो उसे आउट माइग्रेशन कहते हैं। परंतु जब लोग अन्य प्रदेश से वापस आकर मूल प्रदेश में बसते हैं तो इसे इन माइग्रेशन कहते हैं। बाहर जाने को आउट और अंदर आने को यानी दूसरे देश से अपने देश में आने का जो प्रवास होता है उसे क्या बोलते हैं? इनर माइग्रेशन, इन माइग्रेशन। प्रवास किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या और उसकी विशेषताओं को प्रभावित करता है। अप्रवासी क्षेत्रों की संख्या में वृद्धि होती है जबकि उत्प्रवासी क्षेत्रों की संख्या में कमी आती है। यह जनसंख्या, लिंग और आयु संरचना को भी प्रभावित करती है। प्रवसन के जो पक्ष हैं जैसे क्षेत्र पक्ष है, समय पक्ष है, कारण पक्ष है, संख्या पक्ष है और स्थिरता पक्ष है। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है क्षेत्र पक्ष। देखिए, क्षेत्र पक्ष के अंतर्गत किसी एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश में प्रवेश करते हैं। एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाकर रहने लगते हैं। क्षेत्र पक्ष के अंतर्गत जो प्रवसन होता है, अंतर महाद्वीपीय प्रवसन, अंतरराष्ट्रीय प्रवसन, अंतर प्रांतीय प्रवसन और स्थानीय प्रवसन। अंतर महाद्वीपीय प्रवसन क्या है? तो इसके अंतर्गत किसी एक महाद्वीप के लोग दूसरे महाद्वीप में प्रवास करते हैं। जैसे 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक यूरोपीय लोग, याद रखिएगा, यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, इसके बाद दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहां पे जाकर बस गए। वर्तमान समय में भारत और अन्य विकासशील देशों से अच्छे रोजगार तथा उच्च जीवन स्तर के कारण बड़ी संख्या में लोग पश्चिम के विकसित देशों यानी यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की ओर जो है प्रवासन कर रहे हैं। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। ये क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के अंतर्गत एक ही महाद्वीप के दो विभिन्न देशों के बीच लोगों का स्थानांतरण होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो चीन से बड़ी संख्या में लोग इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में जाकर बस गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में मानव समुदाय की नागरिकता का परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार का प्रवास बाध्यतामूलक व स्वैच्छिक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो बाध्यतामूलक भी और स्वैच्छिक दोनों प्रकार का हो सकता है। एशिया में कुल जनसंख्या में स्थानीय जनसंख्या की अपेक्षा प्रवासी जनसंख्या का अनुपात कम है। एशिया में अधिकांश प्रवास 19वीं शताब्दी में हुआ। एशिया में सबसे अधिक प्रवास चीनी लोगों का हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हजारों की संख्या में इन लोगों ने कोरिया से जापान की ओर जो है प्रवास किया। भारत से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया यानी सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया तथा श्रीलंका में मुख्यतः तमिलनाडु से तथा द्वीपीय देशों फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबैको तथा जमैका में अधिकतर प्रवास बिहार और उत्तर प्रदेश से हुआ है। अफ्रीका यानी केनिया, तंजानिया, युगांडा तथा दक्षिणी अफ्रीका में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब से, पश्चिमी एशिया यानी संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कुवैत में, केरल और आंध्र प्रदेश से प्रवास की अधिकता रही है। विकसित राष्ट्रों में सबसे अधिक प्रवास ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में हुआ है। यहां मुख्यतः पंजाब के लोग प्रवासित हुए हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी यहीं से प्रवास अधिक हुआ है। हाल के कुछ वर्षों में अगर बात करें तो कई निर्जातीय समूहों ने विभिन्न प्रदेशों से विभिन्न कारणों से प्रवास किया है। जैसे बांग्लादेश के चकमा शरणार्थी बड़ी संख्या में अवैध रूप से भारत में जो है प्रवेश कर रहे हैं। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल लोग भारत में वापस लौट रहे हैं। इस संदर्भ में भारत पाक विभाजन के संदर्भ में हुए प्रवास या नाजीवाद से पीड़ित यहूदियों के प्रवास का उदाहरण लिया जा सकता है। इसे बाध्यतामूलक प्रवास के अंतर्गत रखा जा सकता है, जबकि प्रतिभा पलायन स्वैच्छिक प्रवास का उदाहरण है। म्यांमार में सांप्रदायिक हिंसा के कारण रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय का अन्य देशों में विस्थापन हो रहा है, जैसे म्यांमार से बांग्लादेश और भारत में। इसके बाद प्रतिभा पलायन क्या है? ब्रेन ड्रेन। देखिए, जब कभी उद्भव स्थल से, जन्म स्थल से या जहां से व्यक्ति का उत्पन्न जो व्यक्ति का मतलब कि जन्म स्थल है या उत्पन्न स्थल है, वहां से शिक्षा प्राप्त तकनीकी दृष्टि से कुशल लोग प्रवासन करते हैं। तो प्रतिभा पलायन क्या होता है कि जहां से मतलब कि जिस व्यक्ति का जो जन्म स्थल है वहां से अच्छे शिक्षा के लिए तकनीकी दृष्टि से क्या करते हैं लोग जो है प्रवासन करते हैं।
तो उद्भव क्षेत्र से गंतव्य क्षेत्र को उच्च गुणवत्ता का पलायन होता है, जिससे प्रतिभा पलायन कहते हैं। इसमें दोनों प्रदेशों की जनसंख्या में केवल मात्रात्मक ही नहीं बल्कि गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। इससे गंतव्य स्थान की जनसंख्या की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जबकि उद्भव स्थल के जनसंख्या की गुणवत्ता का ह्रास होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर इस स्थान पर इंजीनियर है और ये किसी कारणवश या अपने आमदनी को लेकर या अपने रहन सहन को लेकर, अपनी मतलब कि भोग विलास की वस्तुओं को लेकर या किसी अन्य कारण से इस स्थान को छोड़कर इस स्थान पे आता है, तो यहाँ पे एक प्रतिभा कम हो गया, यहाँ पे प्रतिभा एक बढ़ गया। तो इस तरह से होता है प्रतिभा पलायन। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, अंतर प्रांतीय प्रवसन क्या है? इसके अंतर्गत किसी एक देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्यों में लोगों के स्थानांतरण को शामिल किया जाता है। अंतर प्रांतीय यानी एक राज्य से, यानी मान लीजिए बिहार या यूपी से दिल्ली में जो प्रवसन होता है उसे मतलब अंत प्रांतीय प्रवसन कहते हैं। यानी एक देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के स्थानांतरण को शामिल किया जाता है। और यदि लोग कोलकाता से मुंबई की ओर प्रवास करें तो यह अंतरराज्यीय प्रवसन कहलाएगा, क्योंकि कोलकाता पश्चिम बंगाल में है जबकि मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके बाद है स्थानीय प्रवसन। देखिए, इसके अंतर्गत किसी एक राज्य के अंदर स्थानीय परिवर्तन, यानी मान लीजिए ये बिहार है या ये यूपी है, ठीक है, या बिहार मान लीजिए, यहाँ पे ये बिहार मान के चलिए, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, ये पटना है, यहां से रोजगार के लिए अगर पटना में कोई जाता है तो ये स्थानीय प्रवसन हो जाएगा। यानी एक राज्य के अंदर दो स्थानों के बीच लोगों के स्थानांतरण को शामिल किया जाता है। स्थानीय प्रवसन के प्रतिरूप। देखिए, स्थानीय प्रवसन के जो प्रतिरूप है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों को, ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों को, नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों को और नगरीय क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों को। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवसन की प्रवृत्ति विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है। यह प्रवसन मुख्यतः दो कारणों से होता है। पहला, गांव में रोजगार के अवसर सीमित होते हैं और रोजगार के तलाश में ग्रामीण नवयुवक गांवों से नगर की ओर पलायन करने लगते हैं। दूसरा, नगरों का उच्च जीवन स्तर, आधुनिक सुविधाएं चकाचौंध ग्रामीण जनसंख्या को जो है यह अपनी ओर आकर्षित करती है। काल पक्ष के बारे में अगर बात करें तो काल पक्ष के अंतर्गत प्रवसन के समय का अध्ययन किया जाता है। काल पक्ष के अंतर्गत प्रवसन के जो प्रकार हैं तीन हैं: दीर्घकालीन प्रवसन, सामयिक या मौसमी प्रवसन और दैनिक प्रवसन। देखिए, इसमें प्रवासी प्रवास करने वाले स्थान को जो है मतलब कि अस्थायी निवास बना लेते हैं या दीर्घ काल तक एक ही स्थान पर निवास करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो याद रखिएगा, मध्य एशिया में आर्यों, शकों और हूणों के प्रवसन कई शताब्दियों में हुए थे। किसी निश्चित समय यानी प्रति वर्ष या मौसम के अनुसार होने वाले प्रवसन को सामयिक प्रवसन कहा जाता है। जैसे कि कनाडा और साइबेरिया के किसान जो होते हैं, जो कनाडा या जो साइबेरिया के जो कृषक होते हैं जो या कृषि होता है, वो ग्रीष्म ऋतु में अपने प्रेयरी अथवा स्टेपी के मैदानों में कृषि कार्य के लिए प्रवसन करते हैं, जबकि शीत ऋतु में दक्षिणी वनों के कम ठंडे क्षेत्र की ओर ये चले जाते हैं। तो क्या होता है कि जो कनाडा या साइबेरिया के जो किसान हैं कृषि कार्य करने के लिए ग्रीष्म ऋतु में अपने प्रेयरी या स्टेपी के मैदानों में जो है प्रवास करते हैं, जबकि शीत ऋतु में दक्षिणी वनों के कम ठंडे क्षेत्र की ओर, कम ठंडे होने के कारण इन क्षेत्रों की ओर ये चले जाते हैं या प्रवसन करते हैं। बड़ी संख्या में लोगों का गांव तथा छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर आजीविका के लिए प्रतिदिन आवागमन दैनिक प्रवसन कहलाता है। तो बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं, गांव से छोटे नगर या बड़े नगर में आजीविका के लिए, कमाने के लिए प्रतिदिन मतलब कि गांव से शहर, शहर से गांव, गांव से शहर ऐसे करते हैं। तो ये दैनिक प्रवसन कहलाता है। ये लोग दिन भर का मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, गांव से निकला शहर की ओर और सुबह में निकलता है और यहाँ पे शहर में आकर पूरे दिन यहाँ पे जो है कमाता है और शाम को वापस घर लौट आता है। तो लोग दिन भर काम समाप्त होने के बाद शाम को अपने घर जो है मूल स्थान पे लौट आते हैं। इसको बोलते हैं दैनिक प्रवसन। ये लोग प्रतिदिन नगर की ओर प्रवास करते हैं और शाम को अपने घर लौट आते हैं। उन्हें गतिशील जन समूह कहा जाता है। प्रवसन के प्रमुख कारण है
क्या क्या कारण है? तो भौतिक कारण है, आर्थिक कारण है, सामाजिक सांस्कृतिक कारण है, राजनैतिक कारण है और जनसांख्यिकीय कारण है। भौतिक कारण में क्या क्या है? प्रवसन के लिए उत्तरदायी भौतिक कारकों के अंतर्गत जलवायु, सूखा, नदी मार्ग में परिवर्तन से उत्पन्न बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, हिमराशियों के कार्य में परिवर्तन, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, समुद्र तट का उत्थान और पतन आदि शामिल है। आर्थिक कारण क्या है? तो जनसंख्या के अत्यधिक सघनता और जीवन निर्वाह के साधनों की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं और ये एक निश्चित जनसंख्या को ही जो है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका मिल पाती है। इसीलिए ये आर्थिक कारण से या कमाने के व्यू से जो है ये गांवों से शहर की ओर पलायन करते हैं। खनिज संपदा की प्राप्ति। देखिए, खनिज संपदा जनसंख्या के लिए विशेष आकर्षण पैदा करती है और जिन स्थानों पर खनिज पाए जाते हैं वहां लोग एकत्रित हो जाते हैं। मरुस्थलीय जलवायु होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया यानी कालगोडी और कुलगाड़ी खानों में सोने के भंडारों को, जो गोल्ड है, सोना नहीं, स्लिप वाला नहीं, गोल्ड के भंडारों के समीप मानव बस्तियां बस गई हैं। यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया में जो कालगोडी या कुलगाड़ी की जो खाने हैं ये मरुस्थलीय यहाँ पे जलवायु है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे सोना के भंडार होने के कारण यहाँ पे जो है मानव बस्तियां बस गई हैं। औद्योगिक विकास केंद्र लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र का काम करता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यूरोपीय तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की औद्योगिक पेटियों में लोग दूर दूर से आकर बस गए हैं। जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता है, नगर से नगर की ओर प्रवास की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। पहले ये छोटे नगरों से बड़े नगरों की ओर होता है, जबकि बाद में बड़े नगरों की जनसंख्या का विकेंद्रीकरण छोटे नगरों की ओर होने लगता है। इसके बाद अगर बात करें तो समाज के अधिक औद्योगिकृत व नगरीकृत हो जाने पर नगर से गांव की ओर प्रवास भी देखे जाते हैं। समाज अगर अधिक औद्योगिकृत हो जाता है, नगरीकृत हो जाता है, तो गांव से नगर से, मतलब कि लोग क्या करते हैं, अब पहले गांव से शहर की ओर जाते थे, लेकिन जब समाज में अधिक औद्योगिकृत या जब समाज जो है नगरीकृत होने लगता है, गांव में अगर फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे विकसित होने लगते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगती है, बिजली, स्वास्थ्य, परिवहन, अन्य चीजों की उपलब्धता होने लगती है, तो लोग नगर से गांव की ओर भी प्रवासन करने लगते हैं। और इस अवस्था में जहां नगरों में भीड़ भाड़ और प्रदूषण बढ़ता है, वही ग्रामीण क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं से युक्त होते हैं, जिसके कारण उपयुक्त स्थिति देखी जाती है। सामाजिक कारण में अगर बात करें तो कुछ सामाजिक रीति रिवाजों के कारण विशिष्ट प्रकार का प्रवास होता है। प्रवास की यह प्रवृत्ति लघु स्तरीय या बृहद स्तरीय हो सकती है। लघु स्तर पर अंतः ग्रामीण प्रवास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनमें वैवाहिक प्रवास भी जो है, मतलब कि जो वैवाहिक प्रवास होता है, इसकी भी प्रधानता होती है, ये भी महत्वपूर्ण है। विवाह प्रवास, देखिए, विवाह प्रवास का एक महत्वपूर्ण सामाजिक कारण है। विवाह के कारण जो लड़कियां होती हैं अपने मतलब कि उद्भव स्थान को छोड़कर जहां पे उनकी शादी होता है वो वहां पे चली जाती हैं, ये भी एक प्रवास का कारण है। प्रत्येक लड़की को विवाह के बाद अपने ससुराल जाकर रहना होता है। इस प्रकार लगभग समस्त स्त्री जाति को प्रवासन करना पड़ता है। यह प्रवास कम या अधिक दूरी का हो सकता है। धार्मिक और जातीय उत्पीड़न भी प्रवास को बढ़ावा देता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी से यहूदियों का इजराइल जाना और भारत में कश्मीरी पंडितों का अन्य राज्यों में प्रवासन इसी प्रकार का है। जेलेंस्की ने अपने गतिशीलता संक्रमण मॉडल में सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ प्रवास के प्रवृत्तियों में होने वाले परिवर्तन को भी समझाया है। शैक्षिक कारण जो है, देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, अगर विशेष तौर पर बात करें तो उच्च शिक्षा की सुविधाओं का अभाव रहता है। उच्च शिक्षा के लिए व्यक्ति शहरों में जाकर रहने लगते हैं। शिक्षा पूरी होने के बाद भी वे लोग शहरों में ही बस जाते हैं, क्योंकि शहरों में शिक्षित लोगों के लिए रोजगार और अन्य सुख सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों के अपेक्षा अधिक होता है। राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण के अंतर्गत प्रवसन के 4 कारक हैं। आक्रमण है, विजय है, बाह्य या बलात् प्रवसन और उपनिवेश है। देखिए, यवन, शक, कुषाण, मुस्लिम, ब्रिटिश, ये सभी विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर समय समय पर आक्रमण किया और भारत के विभिन्न भागों को अपने अधीन किया। इन आक्रमणकारियों के साथ आए हजारों सैनिकों और अन्य लोग भारत में ही बस गए। भारत में ब्रिटिश व्यापार के उद्देश्य से आए थे,
लेकिन बाद में भारत के अधिकांश क्षेत्रों को ये जीतकर उन्हें अपने अधीन कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में ब्रिटिश नागरिक भारत में जो है बस गए। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो वर्तमान में म्यांमार के रोहिंग्या लोगों को वहां के बौद्ध धर्म के लोग अपने देश से बलपूर्वक निकाल रहे हैं। इसी प्रकार वियतनाम से चीनी लोगों को निकाला गया था। यूरोपीय लोगों ने मध्यकाल में अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका आदि देशों में उपनिवेश स्थापित किए और असंख्य यूरोपीय लोग इन उपनिवेशों में बस गए। संख्या पक्ष के बारे में अगर बात करें तो प्रवसन के संख्या पक्ष में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी प्रदेश में से बाहर जाने वाली संख्या कितनी है और अन्य प्रदेशों से देश के अंदर आकर बसने वाली संख्या कितनी है। स्थिरता पक्ष के बारे में अगर बात करें तो कुछ प्रवासन निवास के अवधि के दृष्टि से चिरस्थायी होते हैं, जैसे कि यूरोपीय लोगों ने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अफ्रीका में प्रवास किया और वहीं पर अस्थायी रूप से ये बस गए। इसके विपरीत युद्ध और आक्रमण से होने वाला प्रवास अल्पकालिक तथा अस्थायी होता है। प्रवास के परिणाम देखें तो प्रवास के 4 परिणाम है। आर्थिक परिणाम है, जनांकिकीय परिणाम है, सामाजिक परिणाम और पर्यावरणीय परिणाम। आर्थिक परिणाम के संदर्भ में अगर बात करें तो बहुत से लोग आर्थिक लाभ के लिए प्रवास करते हैं। आर्थिक लाभ प्रवास का सबसे बड़ा परिणाम है। देश से बाहर जाकर प्रवासी अधिक धन कमाते हैं और अपने परिवारों को जो है आर्थिक सहायता भेजते रहते हैं। जनांकिकीय परिणाम के संदर्भ में अगर बात करें तो प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या के वितरण में जनांकिकीय असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से युवा आयु वाले पक्ष और कुशल लोगों के नगरों की ओर प्रवास करने से ग्रामीण जनांकिकीय संगठन पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम, प्रवासी लोग सामाजिक परिवर्तन के अच्छे माध्यम होते हैं क्योंकि वे नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि के संबंध में नए विचारों का प्रसार करते हैं। नगरों में अधिक भीड़ भाड़ तथा बेरोजगारी के कारण अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और आपराधिक प्रवृत्तियों की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। प्रवासन के सभ्यता का विकास होता है। प्रवासन से क्या होता है? सभ्यता का विकास होता है और प्रत्येक प्रवासी गंतव्य प्रदेश के नए वातावरण में अपना योगदान देता है। प्रवासन की प्रत्येक धारा से सभ्यता समृद्ध होती है क्योंकि अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। तो याद रखिएगा, कई फायदे भी हैं। प्रवासन के अनेक नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं क्योंकि प्रायः विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोगों में आपसी विवाद होते हैं, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ता है और स्थानीय भाषा और संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विश्व के कई देशों में भाषा से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई है, जैसे कनाडा में फ्रांसीसी और अंग्रेजी तथा दक्षिण अफ्रीका में डच और अंग्रेजी बोलने वालों के बीच भाषा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। याद रखिएगा, इस प्रकार भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले प्रवासियों में भी मतभेद होते हैं। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से आकर यहूदी इजराइल में बस गए हैं और उनके अरबों के साथ धार्मिक आधार पर उत्पन्न विवाद युद्ध के कारण बनते रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, पर्यावरणीय जो परिणाम है, बड़ी संख्या में लोग जो है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं, जिससे नगरों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, काफी जमावड़ा होने लगता है और आधारभूत ढांचों पर दबाव पड़ जाता है या दबाव पड़ने लगता है या दबाव बढ़ जाता है। इससे मलिन बस्तियों और छोटी कॉलोनियों का विस्तार होता है और नगरीय पर्यावरण का विनाश होता है। वहां पे प्रदूषण, कचरे, मतलब कि अन्य तमाम जो समस्याएं हैं वो बढ़ने लगते हैं। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति और जनसंख्या व संसाधन के तुलनात्मक संबंधों के सैद्धांतिकरण के अनेक प्रयास किए गए हैं। इन्हें निम्न शीर्षकों के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो माल्थस का जनसंख्या वृद्धि जो सिद्धांत है, ब्रिटिश निराशावादी और शास्त्रीय और जनांकिकीय विशेषज्ञ प्रोफेसर थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने 1798 में अपनी पुस्तक जैसे याद रखिएगा, इनका पुस्तक है एन इजी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें जनसंख्या वृद्धि के तत्कालीन यूरोपीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या वृद्धि से संबंधित जैविक अवधारणा का प्रतिपादन किया। माल्थस के अनुसार अगर बात करें तो जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की उपलब्धता के बीच गहरा संबंध है, परंतु माल्थस ने संसाधन शब्द के स्थान पर जीविकोपार्जन के साधन
शब्द का जो है उल्लेख किया है। यह सिद्धांत जनसंख्या में वृद्धि और जीविकोपार्जन में वृद्धि के मध्य संबंधों की जो है व्याख्या करता है, जो निम्नलिखित आधारभूत मान्यताओं पर आधारित है। देखिए, पहला जो है किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी के रूप में होती है, यानी 1, 2, 4, 8, 16, यानी गुणोत्तर दुगुना, जैसे एक के बाद 2, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे। जीविकोपार्जन के साधन यानी खाद्य पदार्थों के उत्पादन में जो वृद्धि होता है उस समानांतर श्रेणी के रूप में होता है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इन्फिनिटी तक। यदि जीवन निर्वाह के संसाधनों की निश्चित सीमा न हो, जीवन निर्वाह के जो संसाधन है अगर इनकी सीमा निश्चित न हो, तो जनसंख्या के दोगुने होने के अवधि को माल्थस ने 25 वर्ष बताया था। ठीक है, इनके द्वारा बताए गए वृद्धि दर जो है 200 वर्षों में जनसंख्या और जीवन निर्वाह के साधनों का जो अनुपात होगा वो 256:9 हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो इस प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार शीघ्र ही जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि उसका भरण पोषण लालन पालन लगभग जो है असंभव हो जाएगा। भूखमरी और कुपोषण जैसी अनेक समस्याएं हो जाएंगी। इस प्रकार यदि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि पर रोक नहीं लगाया गया तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार जनसंख्या और खाद्यान्न की वृद्धि की अलग अलग प्रवृत्तियों के कारण खाद्य आपूर्ति की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। यदि स्वयं के नैतिक नियंत्रणों के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि दर पर नियंत्रण न प्राप्त किया जाए या न किया गया तो प्राकृतिक कारणों या अकाल, संक्रामक बीमारी, युद्ध आदि के द्वारा व्यापक अकाल मृत्यु होगी। इस प्रकार जनसंख्या खाद्य पदार्थों के अनुपात में संतुलन जो है होने लगता है। वर्तमान समय में माल्थस का जो सिद्धांत है शायद ही कहीं लागू होता है, परंतु जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की दिशा में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इसे पर्याप्त मान्यता प्राप्त है, क्योंकि माल्थस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर वैज्ञानिक रूप से अपना दृष्टिकोण जो है प्रस्तुत किया था। बदलती तकनीकी और सामाजिक संरचना पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जनसंख्या निरोधक कृत्रिम नियंत्रणों के जो जनसंख्या निरोधक कृत्रिम नियंत्रकों हैं इनकी अपेक्षा प्राकृतिक नियंत्रकों पर ये अधिक बल दिए। भारत में 1921 में पहले काफी हद तक माल्थस के सिद्धांत लागू होते थे। इसके बाद अगर बात करें क्यों लागू होते थे, 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में वास्तविक गिरावट देखी गई, परंतु हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसके बाद यह सिद्धांत भारतीय संदर्भ में भी प्रासंगिक नहीं रहा। 1951 ईस्वी के बाद औसतन खाद्यान्न वृद्धि दर जो है 3.1% जो है मतलब कि प्रति वर्ष की दर से रह गई, जबकि जनसंख्या की अधिकतम वृद्धि दर 2.22% रही। इसके बाद 9 माल्थसवादियों के अनुसार अगर बात करें तो माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत तकनीकी क्रांति आने के कुछ समय के लिए भले ही टल गया, लेकिन पर्याप्त सीमा तक यह लागू होता है। जैसे कि भारत में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति आदि के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की दर जनसंख्या वृद्धि की तुलना में तेज रही, लेकिन खाद्यान्न की उत्पादन वृद्धि की जो सीमाएं हैं मतलब कि खाद्यान्न की उत्पादन वृद्धि की अपनी सीमाएं हैं, निश्चित सीमाएं हैं। राष्ट्रीय कल्याण के दृष्टि से नैतिक नियंत्रणों के द्वारा या कृत्रिम उपायों से जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण आवश्यक है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट है 9 माल्थसवादी सिद्धांत के आधार पर ही 1972 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रतिपादित वृद्धि की सीमाएं द लिमिट्स टू ग्रोथ सिद्धांत अत्यधिक महत्व रखता है। यह मीडोज, रेंडर्स और बहरेंस आदि विद्वानों के द्वारा विकसित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमते हुए एक यान की भांति है जिसके संसाधन सीमित हैं। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो है वैश्विक ध्वंस की स्थिति पैदा करेगी। वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत के द्वारा दिए गए मॉडल में जो शामिल 5 तत्व हैं, ये कौन कौन से तत्व हैं? तो वृद्धि की सीमाएं सिद्धांत के द्वारा दिए गए मॉडल में जो 5 तत्व शामिल है, पहला है जनसंख्या वृद्धि, प्राकृतिक संसाधन, प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन, पर्यावरण प्रदूषण और कृषि उत्पादन यानी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन। देखिए, क्लब ऑफ रोम ने उपयुक्त 5 तत्वों के संदर्भ में चर्चा की। 5 तत्वों के संदर्भ में क्या की? चर्चा की। देखिए, उनके अनुसार अगर बात करें तो 1970 ईस्वी के उपयोग स्तर पर अनवीनीकरण योग्य संसाधन 250 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे तथा नवीनीकरण योग्य संसाधनों की भी अपनी सीमाएं हैं। संसाधनों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक होने की अवस्था 2100 ईस्वी से पूर्व ही आ जाएगी।
2100 ईस्वी से पहले ही जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उस समय विश्व की जनसंख्या 10 अरब से अधिक होगी। विश्व को चाहिए कि 2050 ईस्वी तक जनसंख्या को जीरो ग्रोथ दर पर जो है स्थित करने का प्रयास करे। इस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए विकासशील देशों के द्वारा जन्म दर घटाने की दिशा में ठोस प्रयास किया जाना आवश्यक है। इसके बाद दूसरा है मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत। मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत, देखिए कार्ल हेनरिक मार्क्स ने जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में अपने विचार 1867 में प्रस्तुत किए थे। उनका यह जनांकीय चिंतन जैविक अवधारणा पर नहीं बल्कि उनके साम्यवादी दर्शन से प्रभावित था, जो पूर्णतः वर्ग संघर्ष के अवधारणा पर आधारित है। उनके अनुसार अगर बात करें तो वैश्विक समाज अमीर और गरीब दो वर्गों में विभाजित होता है। गरीब श्रमिक वर्ग अपनी आय को बढ़ाने के लिए श्रम शक्ति को संग्रह और श्रमिकों की फौज तैयार करने पर बल देता है, जिससे उसमें जनसंख्या वृद्धि की गति अधिक होती है। जबकि अमीर वर्ग धन संग्रह पर बल देते हुए श्रमिकों की अतिरिक्त शक्ति को निरंतर जो है सस्ता बनाए रखता है। इससे जन्म दर, मृत्यु दर और परिवार के आकार का मजदूरी स्तर से विपरीत संबंध होता है। इस प्रकार श्रमिकों के उस वर्ग में मजदूरी दर निम्न और मृत्यु दर अधिक होती है, जिन्हें बेरोजगार होने का भय अधिक होता है। कार्ल हेनरिक मार्क्स का क्या मत है कि जनसंख्या विस्फोट श्रमिक वर्ग के लिए और अधिक बेरोजगारी, कुपोषण और गरीबी की स्थिति पैदा करता है। जनसंख्या विस्फोट श्रमिक वर्ग के लिए अधिक बेरोजगारी, कुपोषण, गरीबी की स्थिति को पैदा करता है। इस प्रकार उनके अनुसार गरीबी और आपदा स्वाभाविक है, क्योंकि वे पूंजीवादी व्यवस्था की कुरीतियों का परिणाम है, जो साम्यवादी आर्थिक व्यवस्था के अनुकरण से ही दूर होंगी। इसके बाद है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। इस सिद्धांत की उत्पत्ति जनसंख्या व संसाधनों के संबंध में जो तुलनात्मक अगर विश्लेषण करें तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन केनन को अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का जनक माना जाता है। उनके अनुसार किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस आकार से है, उस आकृति से है जो उपलब्ध संसाधन, पूंजी और वर्तमान प्रवृत्ति की स्थिति में अधिक प्रति व्यक्ति आय प्रदान करता है। यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक होती है, तो वह देश अति जनसंख्या का देश जो है बन जाता है। इसके विपरीत यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से कम हो तो वह देश न्यूनतम जनसंख्या वाला देश होता है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए रॉबिन्सन के अनुसार अगर बात करें, रॉबिन्सन इन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन और कार्ल सैंडर्स ने प्रति व्यक्ति अधिकतम आर्थिक कल्याण की परिकल्पना की है। डाल्टन ने एडविन कैनन के द्वारा अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में प्रति व्यक्ति आय की व्याख्यायित संकल्पना को सहमति दी है। तो जनसंख्या और संसाधनों के सहसंबंध का जो सूत्र है वो m बराबर a माइनस o बटा o। m असंतुलन की मात्रा है, a वास्तविक जनसंख्या है और o मतलब कि आदर्श जनसंख्या है। देखिए सूत्र के अनुसार अगर बात करें तो m धनात्मक है तो जनाधिक्य होगा और यदि ऋणात्मक है तो जनसंख्या न्यून होगा। यदि m का मान मतलब कि o के बराबर हो तो जनसंख्या और संसाधन के बीच सहसंबंधों की स्थिति आदर्श व अनुकूलतम होगी। देखिए किसी भी देश की जनसंख्या हमेशा अनुकूल रही है, किसी भी देश की जो जनसंख्या हमेशा अनुकूल रही है, क्योंकि अनुकूलतम जनसंख्या ही अवधारणा एक जो अनुकूलतम जनसंख्या की जो अवधारणा है, यह जनसंख्या की अवधारणा एक गतिशील अवधारणा है। यह संसाधनों की मात्रा, गुणवत्ता और जनसंख्या के गुणों में परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होती है। इसी प्रकार अल्प जनसंख्या व अधिक जनसंख्या की अवधारणा भी गतिशील है। यह वास्तविक भी हो सकती है और सापेक्षिक भी। क्लार्क ने वास्तविक और सापेक्षिक तथा अल्प जनसंख्या व जनाधिक्य की अवधारणा प्रस्तुत की है। इसके बाद है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का विकास मूल रूप से W.S. थॉमसन ने किया 1929 में। देखिए जो नोटेस्टीन है इन्होंने 1945 में इसे संशोधित किया और बाद में C.P. ब्लेकर, क्लार्क, हैगेट आदि ने भी इसका समर्थन किया। तो इस सिद्धांत का विकास मूल रूप से W.S. थॉमसन 1929 में और F.W. नोटेस्टीन 1945 में इन्होंने संशोधित किया इसको। बाद में C.P. ब्लेकर, क्लार्क, हैगेट आदि ने भी इसका जो है इस सिद्धांत को जो है समर्थन दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि क्रमिक चरणों में होती है,
प्रत्येक समाज की जनसंख्या वृद्धि को 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। जनांकीय विद इसे जनसंख्या चक्र और भूगोलवेत्ता इसे जनांकीय संक्रमण की संज्ञा देते हैं। इस सिद्धांत का मूल आधार जन्म दर, मृत्यु दर और इसके अंतर के कारण जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि होती है। इन विभिन्न अवस्थाओं में एक परंपरागत पशुपालक व कृषक समाज विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अंततः एक औद्योगिक और नगरीय समाज में परिवर्तित हो जाता है। उसके अनुरूप ही 4 विभिन्न अवस्थाओं में जनांकीय संरचना में भी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। ये परिवर्तन सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद देखिए, कॉलिन क्लार्क ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए इसके नए प्रारूप को प्रस्तुत किया है तथा पूर्व परिकल्पित 4 अवस्थाओं के अतिरिक्त एक 5वीं अवस्था का भी परिकल्पना की है। देखिए, इस सिद्धांत की मूलभूत अवधारणा यह है कि जनसंख्या वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, किंतु इसका निर्धारक संतानोत्पादक समूह की जो संतान को उत्पत्ति करने वाले जो समूह हैं, इनके सामाजिक आर्थिक प्रगति की परिस्थितियां हैं। देखिए, यानी किसी भी समाज की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर उसकी जनसंख्या वृद्धि की अवस्था का पता लगाया जा सकता है। इसके विपरीत जैविक कारक यानी जन्म दर और मृत्यु दर किसी भी समाज की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की सूचक होते हैं। जनांकीय संक्रमण की जो अवस्था है, इसके बारे में अगर बात करें तो आप देख सकते हैं जनांकीय संक्रमण की अवस्था। तो ये जो अवस्था है, देखिए ये जो है समय है, ये वाला समय है, ये है जन्म और मृत्यु दर प्रति वर्ष एवं प्रति हजार। तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कुल जनसंख्या, ये है जन्म दर। किस तरह से इसका ग्राफ जो है, आप ग्राफ को देखिएगा, ठीक है, इस तरह से आप ग्राफ इसको देखिए और ये देखिए ग्राफ किस तरह से बढ़ रहा है। प्रथम अवस्था क्या होता है कि यह उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के साथ धीमी जनसंख्या वृद्धि दर की अवस्था है। यानी जन्म दर अगर ज्यादा है तो मृत्यु दर भी ज्यादा है, तो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है धीमी है। इसे जनसंख्या वृद्धि की अस्थिर अवस्था भी कहा जाता है, अस्थिर, ठीक है। और चूंकि इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही प्राकृतिक होती हैं, इसमें कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि होती है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही 40 से 50 प्रति हजार के बीच होती है। यह उन देशों की विशेषता है जहां सामाजिक ढांचा परंपरावादी है। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इस प्रकार के समाजों में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर पाई जाती है। एडम स्मिथ ने भी कहा है कि जनांकीय उर्वरता का अनुकूलतम वातावरण दरिद्रता द्वारा निर्धारित होता है, गरीबी द्वारा। जो समाज जितना गरीब होगा, जनसंख्या वृद्धि उतनी ही तीव्र होगी। इस अवस्था में जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं, उनकी प्रौद्योगिकी निम्न स्तर की होती है। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे, मतलब 200 साल पहले सभी देश इसी अवस्था में थे। वर्तमान में उदाहरण के लिए इथोपिया, सोमालिया, लाओस, पापुआ न्यू गिनी, कंबोडिया आदि देश इस अवस्था के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। द्वितीय अवस्था क्या है, तो इस अवस्था के प्रारंभ में जन्म की दर उच्च स्तर पर होती है। जन्म दर या प्रजनन की जो दर होती है उच्च स्तर पर होती है, लेकिन समय बीतने के साथ यह घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए इस अवस्था में मृत्यु दर में गिरावट आती है। जन्म दर अधिक तथा मृत्यु दर कम होने से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। तो जन्म दर अधिक होगा, मृत्यु कम होगा, तो जनसंख्या में बढ़ोतरी होगा। इसे जनसंख्या विस्फोट या संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं। उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। सामान्यतः जन्म दर 40 से 50 प्रति हजार और मृत्यु दर 15 से 20 प्रति हजार के बीच होती है। विश्व के अधिकांश विकासशील देश इसी अवस्था में है, जहां चिकित्सा सुविधा के विस्तार से मृत्यु दर में भी कमी आ गई है, परंतु सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में विशेष अंतर न होने के कारण जन्म दर में जो है मतलब कि अपेक्षित कमी नहीं हो सकी है। इस अवस्था वाले देशों में बेरोजगारी, अशिक्षा, बुनियादी सेवाएं, ठीक है, खाद्य की कमी आदि की समस्याएं प्रमुख होती हैं। लेकिन श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ने से सघन जीवन निर्वाह, कृषि और अन्य विकास कार्य भी प्रारंभ होते हैं। उदाहरण के लिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब आदि देश इस अवस्था में आते हैं। तृतीय अवस्था के संदर्भ में अगर बात करें तो यह जनसंख्या वृद्धि में ह्रास की प्रवृत्ति से संबंधित अवस्था है। देखिए, साक्षरता के स्तर में सुधार हो जाता है, लोग एडुकेटेड हो जाते हैं, छोटे परिवार के प्रति जागरूकता जो है आ जाती है। बढ़ते हुए सामाजिक आर्थिक विकास के कारण जन्म दर में कमी आती है, मृत्यु दर घटती जाती है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाते हैं। जनसंख्या तो
या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। इस अवस्था में जन्म दर 20 से 30 प्रति हजार और मृत्यु दर 10 से 15 प्रति हजार होती है। इस प्रकार इस अवस्था में धीमी जनसंख्या वृद्धि होती है। यह अवस्था पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, चीन आदि देशों में देखने को मिलती है। भारत भी इस अवस्था में 1991 ईस्वी से जो है प्रवेश कर गया है। उदाहरण के लिए इजराइल, पुर्तगाल, स्पेन, चिली आदि इस अवस्था में गिने जाते हैं। चतुर्थ अवस्था के बारे में अगर बात करें तो यह जनसंख्या वृद्धि की स्थिर अवस्था होती है, चतुर्थ अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही न्यून हो जाते हैं। 10 से 15 प्रति हजार और मृत्यु दर प्रति 10 से कम हो जाती है। प्रति हजार जो होता है 10 से कम हो जाता है। यह विकसित समाजों की विशेषता है। G7 समूह देशों तथा सिंगापुर, हांगकांग, पश्चिमी यूरोप के देश आदि इसी अवस्था में आते हैं। भारत के इस अवस्था में पहुंचने की जो संभावना है 2021 तक है। G7 समूह के जो देश हैं कमेंट में बताइएगा कौन कौन से देश हैं। तो जी समूह के जो देश हैं यूएसए है, ब्रिटेन है, जापान है, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इटली है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा आप लोग। पांचवी अवस्था क्या है? तो इस अवस्था में मृत्यु दर न्यूनतम होती है, परंतु पारिवारिक संस्थाओं और विवाह जैसे मूल्यों के पतन के कारण जन्म दर मृत्यु दर से भी कम रह जाती है। यह अत्यधिक विकसित और याद रखिएगा तकनीकी समाज का सूचक है। 1970 के बाद विकसित देशों में इस तरह की प्रवृत्ति देखी गई है। यह एक प्रकार से जातीय संहार और जनांकीय अपर्दन की अवस्था कही जा सकती है। स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, आइसलैंड आदि देश भी विकसित देशों के नगर और महानगर इसी अवस्था में है। इस अवस्था को कॉलिन क्लार्क ने ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था कहा है। यूरोपीय देशों के संदर्भ में ये अवस्थाएं जो है इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे प्रथम अवस्था जो होता है औद्योगिक क्रांति के पूर्व की अवस्था है। द्वितीय अवस्था औद्योगिक क्रांति से प्रथम विश्व युद्ध तक। तृतीय अवस्था प्रथम विश्व युद्ध से 1950 तक। चतुर्थ अवस्था 1950 के बाद और 1970 तक। और पंचम अवस्था 1970 ईस्वी के बाद। विश्व के अधिकांश देशों में इस सिद्धांत को आधार बनाकर जनांकीय, आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। लेकिन कई बार सामाजिक राजनीतिक और जो सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां हैं जनसंख्या वृद्धि से सीधा संबंध नहीं रखती हैं। जैसे कि चीन में तुलनात्मक रूप से सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के बावजूद राजनीतिक और प्रशासनिक प्रयासों से जन्म दर और मृत्यु दर पर भी भारी नियंत्रण पाया गया है। जबकि अरब देशों या तेल निर्यातक इस्लामी देशों में अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति के बावजूद धार्मिक कारणों से जन्म दर तीव्र बनी हुई है। जनसंख्या संसाधन संबंध और समस्याएं तथा नीतियां, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, जनसंख्या संसाधन जो संबंध है, पॉपुलेशन रिसोर्सेज जो रिलेशन है, विश्व के विभिन्न भागों में अनेक भागों में जनसंख्या से संबंधित समस्याएं एक समान नहीं है। यानी विभिन्न देशों में जनसंख्या से संबंधित जो समस्याएं अनेक हैं, डिफरेंट हैं, बल्कि देश और काल, स्थान और समय के अनुसार इनमें भिन्नता पाई जाती है। अधिकांश जनसंख्या से संबंधित समस्याएं जनसंख्या संसाधन अनुपात में असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। जनसंख्या संसाधन अनुपात के अनुसार किसी प्रदेश की जनसंख्या को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला अनुकूलतम जनसंख्या, दूसरा अति जनसंख्या, तीसरा अल्प या निम्न जनसंख्या। देखिए, किसी प्रदेश की वह जनसंख्या जिसे वहां संसाधनों के अनुसार उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त होता है अनुकूलतम या अभिष्ट जनसंख्या कही जाती है। अनुकूलतम जनसंख्या का अर्थ है किसी प्रदेश में रहने और काम करने के लिए जनसंख्या का आदर्श आकार। ठीक है, जनसंख्या आकार याद रखिएगा। इसके बाद जनसंख्या आकार यानी पॉपुलेशन साइज या इससे अधिक या कम होने पर जनसंख्या संसाधन संतुलन बिगड़ जाता है और अति जनसंख्या या अल्प जनसंख्या की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अति जनसंख्या या जनाधिक्य, ओवर पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करें तो जब किसी क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के विकास के तुलना में जनसंख्या वृद्धि की गति तीव्र होती है तो जनसंख्या उस क्षेत्र के सामान्य पोषण क्षमता से अधिक हो जाती है और जीवन स्तर नीचे गिरने लगता है। ऐसी अवस्था को अति जनसंख्या, जनाधिक्य या जनाति रेख की संज्ञा दी जाती है। जनाति रेख यह अनुकूलतम जनसंख्या या संतुलन अवस्था से जो है विचलन का परिणाम होती है, जिसमें विभिन्न आर्थिक सामाजिक कारणों से प्राकृतिक संसाधनों का विकास जनसंख्या के वृद्धि की गति से नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति संसाधनों की कमी होने लगती है। इस स्थिति में भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का भार बढ़ने लगता है, बेरोजगारी और निर्धनता में वृद्धि होने लगता है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति औसत वास्तविक आय और जीवन स्तर में गिरावट आरंभ हो जाती है।
किसी देश या प्रदेश में जनाधिक्य कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जिसे जनसंख्या में वृद्धि, संसाधनों का अभाव, श्रम की मांगों में कमी आदि प्रमुख कारण है। इसके बाद अल्प जनसंख्या या जनाभाव, जब किसी प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण विकास या उपयोग के लिए जितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है उससे कम जनसंख्या पाई जाती है। इस स्थिति के लिए अधो जनसंख्या, अल्प जनसंख्या, जनाभाव, जनालपता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विश्व के अनेक विकासशील देशों में अल्प जनसंख्या की स्थिति पाई जाती है। मध्य अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के घने जंगलों में जनसंख्या बहुत कम है। जनाभाव की व्यापक समस्याएं निम्न प्रौद्योगिकी विकास वाले ऐसे प्रदेशों में मिलती है जहां विस्तृत भूमि और संसाधन विद्यमान है, किंतु यहां की जनसंख्या तकनीकी रूप से अकुशल और अशिक्षित होने के कारण उपलब्ध संसाधनों का दोहन करने में समर्थ नहीं है। विकसित देशों में जनाभाव की समस्याएं बहुत सीमित हैं और केवल कुछ सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्याएं पाई जाती है। जनसंख्या समस्याएं, देखिए, जनाधिक्य और जनाभाव दोनों ही दशाओं में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिनकी प्रकृति एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है। अति जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं, अगर ज्यादा जनसंख्याएं होंगी तो समस्याएं भी ज्यादा होगा। जैसे किसी देश या प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में जनसंख्या के अधिक हो जाने से अनेक प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे तीव्र जनसंख्या वृद्धि, इसके बाद बेरोजगारी और निर्धनता, कुपोषण, खाद्य समस्याएं, आवास की समस्या, आर्थिक विकास में अवरोध। अल्प जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं, देखिए, अधिक क्षेत्रीय विस्तार वाले अनेक विकसित और विकासशील देशों में अल्प जनसंख्या पाई जाती है, जहां जनसंख्या की कमी के कारण विकास की गति मंद होती है। ऐसे देशों में जनसंख्या के वृद्धि से आर्थिक विकास में प्रगति की प्रबल संभावनाएं हैं। विकासशील और विकसित देश, देखिए, विकासशील देश वे होते हैं जिनमें लोग निम्न स्तर का जीवन को व्यतीत करते हैं। इन देशों में भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की समस्याएं अत्यंत जटिल होती है। विकासशील देशों में विश्व के 75% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। अधिकांश विकासशील देश एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। केवल एशिया में ही विकासशील देशों की लगभग 74% जनसंख्या निवास करती है। लगभग 17% जनसंख्या अफ्रीका और 9% लैटिन अमेरिका के देशों में रहती है। विकसित देशों में विश्व की 25% से भी कम जनसंख्या निवास करती है और इन देशों में विश्व के लगभग 85% संसाधन उपलब्ध हैं। इस समय विश्व के केवल 35 से 40 देश ऐसे हैं जिन्हें विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। शेष सभी देश अभी तक जो है विकासशील या कम विकसित अवस्था में है। याद रखिएगा, विकासशील देशों में जनसंख्या के वितरण में अत्यधिक विषमताएं पाई जाती हैं। भारत, चीन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, रवांडा, नाइजीरिया ऐसे आदि देश हैं जहां अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। यहां पर प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए विकास धीमी गति से होता है। अफ्रीका के सहारा मरुस्थलीय देश जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान आदि। इसके बाद मध्य एशियाई देश जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान आदि। ब्राजील, कोलंबिया, कांगो, रूस और साइबेरिया क्षेत्र आदि कुछ ऐसे प्रदेश है जहां पर जनसंख्या कम पाई जाती है। परिणाम स्वरूप यहां के संसाधनों को उपयोग करने के लिए पर्याप्त श्रम उपलब्ध नहीं होता है और विकास में बाधा आती है। अल्प जनसंख्या या जनाभाव से उत्पन्न प्रमुख जो समस्या है, जैसे श्रमिकों का अभाव है, जनसंख्या कम है जिस स्थान पे, तो श्रमिकों का अभाव हो जाएगा, मंद आर्थिक विकास हो जाएगा, सुरक्षात्मक समस्याएं और जनसंख्या ह्रास की समस्या। विकसित तथा विकासशील देशों की जनसंख्या समस्याओं में अंतर, देखिए, विकसित देश अगर बात करें तो विकसित जो देश हैं यहाँ पे वृद्ध जनसंख्या में, यानी जो बूढ़े पॉपुलेशन है, जो ओल्ड एज वाले लोग हैं, इनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है। और विकासशील देश जो है, विकासशील देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि होता है। विकसित देशों में उच्च नगरीकरण की अवस्था है, विकासशील देश में बेरोजगारी बना हुआ है और विकसित देश में कार्य शक्ति में कमी है। वहीं विकासशील देश में खाद्य समस्याएं हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पृथ्वी पर जनसंख्या का जो वितरण है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।